सकते। हमारे सामने हिंदी व्याकरण का एक ऐसा विषय है जिसे हम सब ने स्कूल में पढ़ा तो है, लेकिन शायद ही कभी इसकी गहराई में गए होंगे। संज्ञा यानी नाउन। और ये विषय जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मतलब ये किसी भी भाषा की इमारत की नींव की तरह है। अगर नींव ही मजबूत ना हो तो पूरी इमारत डगमगा सकती है। बिल्कुल। और इसी नींव को समझने के लिए हमारे पास संज्ञा मास्टर नोट्स नाम का एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। इसे देखकर लगता तो है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, पर मुझे लगता है ये किसी के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो हिंदी को बेहतर समझना चाहता है। सही कहा। इसका लक्ष्य सिर्फ परिभाषाएं रटाना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि संज्ञा असल में काम कैसे करती है। सोर्स की शुरुआत में ही ये नींव वाली बात कही गई है। जैसे नींव पर दीवारें और छत टिकी होती है, वैसे ही संज्ञा पर सर्वनाम और विशेषण का पूरा ढांचा टिका होता है। तो शुरू करें? हाँ, चलिए। तो पहला पत्थर है परिभाषा। सोर्स कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष चेतावनी भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? इसमें लिखा है संज्ञा वस्तु स्वयं नहीं है, बल्कि उस वस्तु का नाम है। जैसे लोकेश कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को दिया गया एक नाम है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। यहीं से भाषा का जादू शुरू होता है। हम असल दुनिया को अपनी बातचीत में ढोने के बजाय हर चीज को एक लेबल, एक नाम दे देते हैं। मतलब आप सोचिए, हम असल कुर्सी को जेब में रखकर तो नहीं घूमते ना, हम उसके नाम यानी कुर्सी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। तो फिर इन लेबल्स को, इन सिंबल्स को किसी वाक्य में पहचाने कैसे? अगली स्लाइड में इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स दिए हैं, 3 जादुई सवाल। पहला है कौन। अच्छा, ये सजीव चीजों के लिए है। हाँ, जैसे राम पढ़ता है, सवाल पूछो कौन पढ़ता है, जवाब मिला राम, तो राम संज्ञा है। बिल्कुल सीधा सरल नियम। और दूसरा सवाल है क्या। यह निर्जीव चीजों के लिए है। जैसे वह किताब लाया, सवाल वह क्या लाया, जवाब किताब, तो किताब संज्ञा हो गई। और तीसरा है किसका। ये संबंध बताने के लिए है। मोहन की साइकिल, सवाल किसकी साइकिल, जवाब मोहन की, तो मोहन संज्ञा है। बिल्कुल। और यहाँ सोर्स में एक प्रो टिप भी है जो बहुत काम की है। किसका सवाल का जवाब ना सिर्फ संज्ञा को पहचानता है, बल्कि व्याकरण में जिसे संबंध कारक कहते हैं उसे भी बताता है। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं पहचान रहा, वाक्य में उसका रोल भी बता रहा है। वाह, तो हमारी इमारत की नींव तैयार है और उसे पहचानने के औजार भी मिल गए। अब चलिए इसकी दीवारें खड़ी करते हैं, जो है संज्ञा के अलग अलग प्रकार। सोर्स में एक कॉन्सेप्ट मैप है जो 5 भेद दिखाता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन इस मैप में एक छोटा सा नोट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। लिखा है मूल भेद 3, प्राचीन मत। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक तौर पर व्याकरण के जो महारथी थे वो 3 ही भेद मानते थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अच्छा, तो फिर ये बाकी 2 समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये कहाँ से आए? क्या ये नए हैं? नए तो नहीं है, लेकिन इन्हें अब अलग से इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि चीजें आसान लगें। असल में ये दोनों जातिवाचक के ही उपभेद हैं, उसी के परिवार का हिस्सा है। हम इस पर आगे बात करेंगे। चलिए पहले इन 3 मुख्य दीवारों को देखते हैं। ठीक है। पहली दीवार है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। ये किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम है, जैसे सचिन तेंदुलकर, नई दिल्ली या दैनिक भास्कर, मतलब जो दुनिया में एक ही हो। हाँ, और इसके लिए सोर्स का गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। जैसे ही आप इसे बहुवचन बनाते हैं, इसका जादू खत्म हो जाता है और ये कुछ और बन जाती है। कुछ और बन जाती है मतलब ये अपनी विशेष पहचान खोकर एक सामान्य कैटेगरी बन जाती है, यानी जातिवाचक। इसकी बात हम तब करेंगे जब हम भाषा के ट्रैप्स देखेंगे। मजेदार है ये। दिलचस्प है। अच्छा, तो दूसरी दीवार है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। ये किसी एक का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति, श्रेणी या वर्ग का नाम है। जैसे मनुष्य, गाय, शहर, पहाड़, प्रधानमंत्री। इसका नियम व्यक्तिवाचक से ठीक उल्टा है। इनका बहुवचन आराम से बन सकता है। नदी से नदियां, शहर से शहरों। नदी कहने से दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है। ये एक पूरी कैटेगरी है।
लेकिन गंगा कहने से सिर्फ एक विशेष नदी का ख्याल आता है। इसी अंतर को समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत अच्छी तुलना भी की गई है। एक तरफ जातिवाचक शब्द हैं नदी, पर्वत, देश, समाचार पत्र, और दूसरी तरफ उनके व्यक्तिवाचक उदाहरण गंगा, हिमालय, भारत, दैनिक भास्कर। और सोर्स में एक चेतावनी भी है कि लोग अक्सर समाचार पत्र और दैनिक भास्कर में गलती कर जाते हैं। ये क्लासिक कंफ्यूजन है। समाचार पत्र एक प्रकार है, एक कैटेगरी है, इसलिए ये जातिवाचक है, लेकिन दैनिक भास्कर उस कैटेगरी के अंदर का एक खास ब्रांड नेम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। अब आते हैं तीसरी और सबसे अनोखी दीवार पर, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोर्स में इसके लिए अनुभव का नियम बताया गया है, यानी ये वो संज्ञा है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे क्रोध, प्रसन्नता, बुढ़ापा, गरीबी। मुझे याद है स्कूल में हम इसे हवा वाली संज्ञा कहते थे, जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते। हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का, हवा वाली संज्ञा। तो ये हमारी 3 मुख्य दीवारें हो गई हैं। अब उन 2 छोटे कमरों की बात करते हैं जो जातिवाचक के परिवार का हिस्सा हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। हाँ, समूहवाचक जैसा कि नाम से ही जाहिर है, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम है, जैसे सेना, पुलिस, कक्षा, गुच्छा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द एक वचन है, जैसे सेना आ रही है, लेकिन वो बोध एक समूह का करा रहा है। और द्रव्यवाचक उन चीजों के लिए है जिन्हें हम माप या तौल सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी, जैसे सोना, लोहा, घी, ऑक्सीजन। और जैसा हमने पहले कहा था, ये दोनों तार्किक रूप से जातिवाचक ही हैं। सेना एक तरह के समूह का नाम है और सोना एक तरह के पदार्थ का नाम है। ये दोनों भी तो एक कैटेगरी ही बता रहे हैं ना? बिल्कुल, वाह। अब सोर्स का अगला हिस्सा तो मेरा पसंदीदा है। इसका शीर्षक है भाववाचक संज्ञा निर्माण, दी एल्केमी। ये तो भाषा की कीमियागिरी है, जहां हम एक शब्द को दूसरे में बदल देते हैं। बिल्कुल, ये भाषा का जादू है। जैसे इसमें दिखाया है कि हम जातिवाचक संज्ञा मित्र से भाववाचक संज्ञा मित्रता बना सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे कमाल का लगा वो है क्रिया से संज्ञा बनाना। थकना, जो कि एक काम है, एक एक्शन है, उससे हमने थकावट बना दिया। हमने एक एक्शन को एक महसूस की जाने वाली चीज में बदल दिया। सही पकड़ा, यही तो भाषा की शक्ति है। थकावट शब्द बनाकर हम उस पूरी शारीरिक और मानसिक स्थिति को एक नाम दे देते हैं, एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं। अब हम थकावट के बारे में बात कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। क्रिया को संज्ञा में बदलना विचारों को ठोस बनाने जैसा है। अब जब हमारी इमारत की दीवारें खड़ी हो गई हैं, तो देखते हैं कि इनमें मौसम के हिसाब से क्या बदलाव आते हैं। सोर्स इन्हें कहता है संज्ञा के विकार। पहला है लिंग परिवर्तन। इसमें कुछ नियम हैं, जैसे अक अंत वाले शब्द इका बन जाते हैं, लेखक से लेखिका। और वान बन जाता है वती, भगवान से भगवती। हाँ, और दूसरा बदलाव है वचन परिवर्तन, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना। जैसे पुल्लिंग में लड़का से लड़के हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिस पर सोर्स ध्यान दिलाता है, खासकर स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। जब हम नदी का बहुवचन नदियां बनाते हैं तो द पर लगी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। ये लिखने में होने वाली एक बहुत ही आम गलती है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो भाषा की समझ को मजबूत करती हैं। चलिए, अब जब इमारत खड़ी हो गई है तो उन गुप्त दरवाजों को देखते हैं जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया था। सोर्स का यह हिस्सा मुझे सबसे दिलचस्प लगा। परीक्षा विशेष, गोल्डन रूल्स, ट्रैप्स। ये वो जगहें हैं जहां भाषा अपने ही बनाए नियम तोड़ती है। हाँ, ये भाषा के वो मोड़ हैं जहां अक्सर गाड़ी फिसल जाती है। पहला ट्रैप है व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। उदाहरण है, वह तो आज का भीष्म है। यहां भीष्म का मतलब महाभारत वाले भीष्म पितामह से नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ भीष्म एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक गुण का प्रतीक बन गया है, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति। हमने उस एक नाम भीष्म को लेकर उसके पूरे चरित्र का एक सिंबल बना दिया। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा एक गुण या अवगुण की पूरी कैटेगरी बन गई। और दूसरा ट्रैप इसका ठीक उल्टा है, जो मुझे और भी ज्यादा हैरान करता है। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। एक मिनट, इसमें गोस्वामी व्यक्तिवाचक कैसे हो गया?
गोस्वामी तो एक जाति है, एक सरनेम है जो जातिवाचक होना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट राजा होता है। अकेले में गोस्वामी शब्द जातिवाचक ही है क्योंकि ये किसी भी गोस्वामी नामक व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने उसे रामचरितमानस के साथ जोड़ा, हमारा दिमाग तुरंत दुनिया के सारे गोस्वामियों को छोड़कर सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस करता है, तुलसीदास। भाषा इतनी स्मार्ट है कि वो संदर्भ के हिसाब से शब्द का फंक्शन ही बदल देती है। कमाल है, यानी शब्द वही रहता है पर वाक्य में उसका काम बदल जाता है। चलिए इस पूरे जानकारी को कुछ अभ्यास प्रश्नों से परखते हैं। पहला सवाल है, शुद्ध वाक्य चुनें। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है या रघुवीर मेरा अग्रज है? इसका सही जवाब होगा रघुवीर मेरा अग्रज है, क्योंकि अग्रज का मतलब ही होता है बड़ा भाई, तो फिर से भाई शब्द लगाना गैर जरूरी है। ये ऐसा ही है जैसे कहना गोलवृत्त। सही। दूसरा प्रश्न है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? ये तो अब आसान है, ये हमारी हवा वाली संज्ञा है, यानी भाववाचक। बिल्कुल। और तीसरा एक मिलान करने वाला प्रश्न है, ऐरावत, पहाड़, ऊंचाई और कक्षा। चलिए मैं करती हूँ। ऐरावत इंद्र के हाथी का एक विशेष नाम है, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक। पहाड़ एक पूरी जाति है, कोई भी पहाड़ हो सकता है, तो ये जातिवाचक है। ऊंचाई को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, तो ये भाववाचक। और कक्षा विद्यार्थियों का एक समूह है, तो ये समूहवाचक। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? अगर कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे पहली बात, संज्ञा का मतलब है नाम। दूसरी, इसके कुल 5 भेद हैं, जिनमें से 2 असल में जातिवाचक के ही हिस्से हैं। तीसरी, ये एक विकारी शब्द है, मतलब लिंग और वचन के साथ इसका रूप बदलता है। और अंतिम और सबसे जरूरी मंत्र, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, बहुवचन बनते ही वो जातिवाचक बन जाती है। ये एक नियम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच का अंतर हमेशा साफ रखेगा। तो ये था संज्ञा पर एक गहरा विश्लेषण।